हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटना चक्र दृष्टि 2021 हम कर रहे हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर्स है गाइस। सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का है पूरा। तो गाइस, इसमें हम क्या है, 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम लाए हैं पार्ट नंबर 3, जो कि हमारा सेकेंड डे चल रहा है गाइस। 11 से 12 दिन में हम इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। और जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसका पार्ट 3 करेंगे हम अब। ठीक है गाइस, जिसको भी ये करना है इस बुक को, वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है गाइस। चलिए हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं अपना जो सिलेबस है उसको, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो गाइस, मैं यहाँ रीड नहीं करने वाली हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में। देन विधिक परिदृश्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष एंड संक्षिप्तियां, और उसके बाद है खेल परिदृश्य। तो ये कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जिसे भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए गाइस, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना हम कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका यहाँ से, अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है, स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा कितनी 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में क्या करती है, अधिसूचित। और ये ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जल समृद्ध जैव विविधता वाले घटक और या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्थलों की अद्वितीय तथा संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। लिखा है, 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित क्या अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल क्या है, घोषित किया है। तो इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल क्या करा है, घोषित। उल्लेखनीय है कि सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में मतलब शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति, क्या नाम है इसका, सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। तो सिस्टूरा हिरण्यकेशी मृदु जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। ठीक है, इस मछली का नामकरण अंबोली गांव के निकट रहने वाले हिरण्यकेशी नदी के नाम पर हुआ है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि अंबोली क्षेत्र जो है हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। तो मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इस दुर्लभ प्रजाति के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय क्या मत्स्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। तो उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसमें पहले गढ़चिरौली जिले में क्या ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंड, और सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया है। चलिए, इस बॉक्स में लिखा है आपका सुजल नल से पेयजल मिशन। ठीक है, सुजल नल से कहाँ, पेयजल मिशन। ठीक है, तो 26 जुलाई 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री क्या नाम है, नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया। तो इसी के साथ जो है पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां लोगों को सीधे नल से जो है 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता के पेयजल प्राप्त हो सकेंगे। तो भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहर जैसे कि लंदन में, न्यूयॉर्क एंड जैसे सिंगापुर आदि में उपलब्ध है। तो पुरी में सार्वजनिक स्थल पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना में प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को जो हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। तो गाइस, ये भी अच्छा है प्लास्टिक को कम करने का तरीका। फिर यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के
उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित की गई थी। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के सामने आने के परिणाम फलस्वरूप इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, और ये जो समिति है उसने अपनी जो इसके रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया। तो केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को अंतिम रूप दिया है। ठीक है गाइस, इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो लिखा है कि जो 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो दोस्तों आगे लिखा है, ज्ञातव्य है कि मार्च 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया। तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार दुर्लभ रोग को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो पहला समूह है उसमें क्या है, एक बार उपचार की आवश्यकता होने वाले विकार, फिर दूसरा आपका क्या है, दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, और तीसरा है ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन उनके उपचार की जो लागत है ना वो बहुत अधिक है। तो इसमें आगे लिखा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा समूह ए के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोग के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर लिखा है कि इस वित्तीय सहायता का लाभ देश के लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। फिर इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी जो है परिकल्पना है, जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर लिखा है उत्कृष्ट केंद्रों के संकाय का गठन किया जाएगा और ये रोकथाम तथा उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम तथा उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्ट केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। फिर है दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्र को क्या है अधिसूचित करेगी। तो इस उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास प्रशिक्षण उपचार प्रत्येक हेतु अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसे ICMR एक सदस्य है जिसका, ठीक है, तो लिखा है दुर्लभ रोग। तो दुर्लभ रोगों की कुछ सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल और मानक परिभाषा नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्लभ करने वाली ऐसी बीमारी या विकास के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती है। तो विभिन्न देशों में दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के भिन्न भिन्न पैमाने हैं जो निम्न, देखिए अब चार्ट में आप इस चीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विभिन्न देशों में दुर्लभ बीमारियों की परिभाषा, देखिए देश और क्षेत्र देखिए और प्रति 10,000 जनसंख्या पे व्यापकता। तो अमेरिका में अगर हम कहते हैं कि 6.4 है, तो यूरोप में अगर 5 होती है, तो कनाडा में अगर 5 है तो प्रति 10,000 पे, ठीक है, इस कितने पे 10,000 पे दुर्लभ रोग तब माने जाएंगे। कनाडा में 10,000 पे 5 है, जापान में 10,000 पे 4, दक्षिण कोरिया में 4, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 1, ताइवान में 1। तो इसमें लिखा है कि IC वर्मा उप समिति रिपोर्ट स्रोत था ये। तो इसमें लिखा भारत के व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं है। तो इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय मतलब जो आपका है ICMR द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु क्या है राष्ट्रीय रजिस्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वे प्रति
मतलब 2,500 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। तो भारत में अब तक कितना 7 से 8,000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई है जिसे वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संख्या दी गई है, जिसमें प्रमुख हैं, जैसे आप देखिए पोम्पे डिजीज, ठीक है, दूसरा है साइस्टिक फाइब्रोसिस, फिर हीमोफीलिया, थैलोसीमिया, बुलमैन डिजीज आदि, ये सारे आते हैं, ठीक है, और भी हैं इसके अलावा भी। तो इस नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस, थी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है प्रति वर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया था? आपका 2008 में 29 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया @75, ठीक है। तो इसमें लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो ये महोत्सव जो है जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा और देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो एम्बेसीज होती है उसमें भी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह मतलब 75 सप्ताह पूर्व जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक जो पहल है उसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहल जो है 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। तो आज़ादी की अमृत महोत्सव इंडिया @75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है गाइस, इसको मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका निभाएगा। तो इसमें इसके उद्देश्य देखिए, तो इसमें लिखा है कि इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको सामने लाना है। तो जैसे 1857 से लेकर 1949 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है और अगले 25 वर्षों के लिए देश की संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है गाइस आप 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य, 75 वर्ष पर संकल्पना। तो अब लिखा है युवा प्रधानमंत्री योजना। तो यहाँ लिखा है 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम की आयु के युवा और नवोदित लेखकों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया। तो युवा योजना के संदर्भ में युवा का देखिएगा, इस यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर क्या मेंटोरिंग युवा ऑथर्स, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स है, ठीक है। फिर लिखा है कि युवा योजना इंडिया @75 परियोजना का ही अंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने और उसे ऊर्जावान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? देश की सभी बच्चों यानी कि 2 वर्ष की आयु तक के और गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना है। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन किया गया और टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया और देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष
2.0 को दिसंबर 2019 में मार्च और 2020 के मध्य संचालित किया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। तो इस अवसर पर क्या होता है, IMI 3.0 पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी क्या है जारी किए गए। और इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिन के 2 दौर में संचालित किया गया। और IMI 3.0 को 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण चिन्हित 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों में संचालित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि IMI 3.0 का फोकस मुख्यतः ऐसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए थे। तो इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को जो है लक्षित किया गया। फिर मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक क्या है पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। फिर चमोली त्रासदी, तो लिखा है कभी चिपको आंदोलन की जनस्थली रहा चमोली हाल ही में फिर से चर्चा के केंद्र में रहा, लेकिन इस बार कारण भविष्य की राह दिखाने वाला कोई आंदोलन नहीं, अपितु स्वयं वर्तमान को ही किसी बुरे स्वप्न सरीखा बना कर रख देने वाली एक त्रासदी रही। तो गाइस इसमें क्या है देखिए, इसमें लिखा है कि जो 7 फरवरी 2021 को चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा और ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मची। ठीक है, तो इस बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन, विष्णुगढ़, तो गैस ये कितनी इसकी है 520 मेगावाट तथा ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है 13.2 मेगावाट सर्वाधिक, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो उल्लेखनीय है कि ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस आपदा का मूल करीब जो है 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैगिंग ग्लेशियर था, जिसके टूटने से भूस्खलन यानी कि रॉक एवलांच हुआ और एक कृत्रिम अस्थायी बांध बन गया। ठीक है, जो आगे होने वाली तबाही का कारण बना। तो कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये ग्लेशियर एक अपक्षयित माइका चट्टान के ऊपर स्थित था। ठीक है, तब तापमान में अस्थिरता से इसकी दरारों में लगातार पानी और बर्फ का आपस में रूपांतरण होता रहा, जिससे एक आधारित चट्टान अत्यंत भंगुर हो गई और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर सहित टूट गई। तो लिखा है वहीं कुछ भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि ये हैगिंग ग्लेशियर समय के साथ अपनी क्या क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया था, अतः हल्का सा वह बल भी इसे तोड़ने हेतु काफी था। तो एक तीसरी अवधारणा ने तापमान में वृद्धि को इसका कारण माना है और जिसके कारण बर्फ पिघलकर जो है माइका की दरारों में पहुंची, जिससे क्या है चट्टानें चिकनाहट से भर गई और ग्लेशियर फिसल कर टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ लिखा है चमोली। तो अगस्त 2021 उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हार्बल पार्क का क्या हुआ उद्घाटन किया गया। फिर इसमें लिखा है कि इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत विकसित किया गया था और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के करीब है और माना चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है रतले पनबिजली परियोजना। तो 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता के रतले पनबिजली परियोजना में क्या है 5,281 कितना 94 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में क्या है, चिनाब नदी, सॉरी गाइस, तो चिनाब नदी पर स्थित है। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो इसमें लिखा है रतले पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ दी रिवर परियोजना है। जो ये परियोजना है गैस, इसका जो है कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि NHPC और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम की हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस संयुक्त उद्यम कंपनी का नियमन 1 जून 2021 को किया गया, जिसमें NHPC और JKSPDC की इक्विटी हिस्सेदारी जो है मतलब कितनी है आपकी 51% और 49% है। तो इस परियोजना के लिए क्या है, केंद्र सरकार JKSPDC के इक्विटी योगदान के रूप में जो है 776.44 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के माध्यम से जम्मू कश्मीर को सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि NHPC अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस परियोजना को जो है 60 महीनों की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा। चलिए इस नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन प्रमुख बिजली जो परियोजना है उसकी बात, तो परियोजना, उनकी क्षमता, जिला कौन सा है और संबंधित नदी कौन सी है। तो गाइस एक देखिए कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में। एक लिखा है क्वार पन बिजली परियोजना जिसकी क्षमता है 540 मेगावाट है और कौन सा जिला है, किश्तवाड़ा चिनाब नदी पर। फिर लिखा है आपका किरथाई 2 पन बिजली परियोजना, ये आपकी क्षमता है 930 मेगावाट किश्तवाड़ा में चिनाब नदी पर। फिर है साबलकोट पन बिजली परियोजना, इसकी जो क्षमता है वो है 1856 मेगावाट, यहाँ लिखा है रामबन और चिनाब नदी पर है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है उरी 1 यानी कि चरण 2 पन बिजली परियोजना 240 मेगावाट इसकी क्षमता है और कौन से जिले में है, बारामूला, और कौन सी नदी पे है, झेलम। फिर है दुलहस्ती चरण 2 पन बिजली परियोजना, कितनी क्षमता है 258 मेगावाट है और किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर है। चलिए आगे लिखा है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020, तो भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। तो लिखा है इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है और जो स्कूलों से लेकर उद्योगों के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास है। तो इस दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र की विश्लेषण करने और उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। ठीक है, इस आगे लिखा है कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी नॉलेज पार्टनरशिप के रूप में शामिल रहा है। ठीक है, तो इस सूचकांक को निम्न 2 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। एक हो गया इनेबलर्स। ठीक है, इस सूचकांक में जो है नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा जाता है और दूसरा है प्रदर्शन या परफॉर्मेंस, तो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे। इस सूचकांक में भारत जो है 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 0 से 1 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें 0 मतलब सबसे खराब प्रदर्शन हो गया और अगर हम बात करें 100 तो नवाचार के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा भारत नवाचार सूचकांक में समग्र रूप से भारतीय राज्यों का जो है स्कोर 23.4, जो यह नवाचार के संदर्भ में विकास और सुधार की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो कर्नाटका, उसका स्कोर कितना है गाइस 42%, तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है, बिहार 14 अंकों के साथ अंतिम यानी कि 17वें स्थान पे। फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो गाइस ये 25.06 अंकों के साथ इसका जो प्रदर्शन है वो है सर्वश्रेष्ठ यानी कि ये आ गया प्रथम स्थान पे। ठीक है, और मेघालय कहाँ पे है आपका अंतिम स्थान पे रहेगा। फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो गाइस दिल्ली आपका प्रथम स्थान पे, और जबकि अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये अंतिम स्थान पे रहेगा। यदि बिना किसी वर्गीकरण के भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया जाए तो देखिए
दिल्ली का जो प्रदर्शन है वो क्या है आपका सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्कोर और राज्य। तो पहले नंबर पे आपका है, सबसे ज्यादा स्कोर है कर्नाटका का, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे है तेलंगाना एंड पांचवें नंबर पे आपका केरल आता है। ठीक है, वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य और छोटे राज्य सबको देख लें तो गाइस यहाँ पे लिखा है पहले नंबर पे। तो देखिए अब यहाँ पहले नंबर पे अगर हम बड़े राज्यों में बात करें केरल, तो उत्तर पूर्वी और जो है पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं तो सिक्किम, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश शहरी राज्य और छोटे राज्य की बात करें तो क्या आता है चंडीगढ़। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, फिर इस वाली लाइन में हम देखें तो मणिपुर आ जाता है, और यूनियन टेरिटरी शहरी राज्य और छोटे राज्यों की बात करें तो दिल्ली आ जाता है। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और गोवा। फोर्थ नंबर पे है महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड पुडुचेरी। और देखिए यहाँ पे सब ऊपर लिखा है बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी राज्य, छोटे राज्य। तो वैसे आप फिफ्थ नंबर पे देखिए आंध्र प्रदेश आता है, मिजोरम आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो वैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रदर्शन घटक के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य। तो बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी एवं क्या है पहाड़ी राज्य, और फिर यहाँ पे लिखा है केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य और छोटे राज्य। तो इस जो ये वाली आपकी लिस्ट है इसको भी आप देख सकते हैं। पहले नंबर कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली है, तीनों अलग अलग श्रेणी में। और फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, असम, दमनदीप एंड दादर नागर। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है, ये पहले का है, अभी दादर नागर दमनदीप एक है। फोर्थ नंबर पे तेलंगाना, मणिपुर, दादर नागर हवेली हो गया, और पांचवें नंबर पे है उत्तर प्रदेश, मिजोरम और पुडुचेरी। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को नवा स्थान, यानी इसका स्कोर लिखा है 22.85 है, प्राप्त है। जबकि पिछले वर्ष जो है ये 7वें स्थान पे था, अभी कौन से पे 9वें स्थान पे आ गए। तो इसकी इसी प्रकार क्या है, इनेबल्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में क्या है उत्तर प्रदेश को आपका 16वां स्थान प्राप्त है, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में 5वें स्थान पर है। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी। तो यहाँ लिखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले जो गृह मंत्री हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया। तो 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में कहाँ केवड़िया नामक स्थान पर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो प्रख्यात मूर्तिकार है, क्या नाम है उनका, श्री रामवी सुतार, श्री रामवी सुतार ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में विभिन्न स्थलों में केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है, दामोई चंदौड़ और ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदौड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेल लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेन संख्या, ट्रेन का नाम, कहाँ से और कहाँ तक जा रही है। तो गाइस यहाँ देखिए ट्रेन संख्या आप देख सकते हैं, ट्रेन का नाम है महामना एक्सप्रेस। तो यहाँ केवड़िया से लेकर वाराणसी तक जा रही है। दूसरी आप ट्रेन संख्या देख सकते हैं दादर केवड़िया एक्सप्रेस है, दादर से लेकर आपकी केवड़िया तक जा रही है। तीसरी आप देख सकते हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस है, अहमदाबाद टू केवड़िया जा रही है। और उसके बाद है हमारी 4th नंबर पे वो है निज़ामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो केवड़िया से कहाँ तक है, हजरत निज़ामुद्दीन तक है। गाइस 5वें नंबर पे है आपकी केवड़िया रावी एक्सप्रेस है, केवड़िया से रीवा तक है। और उसके बाद चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस है, जो चेन्नई से केवड़िया तक है। फिर है मेमू ट्रेन है प्रताप नगर से केवड़िया तक है। फिर है मेमू ट्रेन आपकी केवड़िया टू प्रताप नगर है। चलिए अब इसमें लिखा है कि भारत रेलवे के इतिहास में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस की क्या है नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। ठीक है, इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए क्या है निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना, कि लोग आसानी से यहाँ तक आ जाए। ज्ञातव्य है कि न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे लिखा है सी प्लेन सेवा। तो यहाँ लिखा है 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन जो सेवा है उसकी शुरुआत की गई है। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात
और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत करने हेतु जुलाई 2020 में गुजरात सरकार नागर विमान मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का जो है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से एक त्रिपक्षीय समझौता हस्तांतरित हुआ है। तो साबरमती रिवर फ्रंट एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा संचालित की जाएगी। तो ये सेवा एक द्वि इंजन यानी कि ट्विन इंजन और 19 सीटों वाले वाइकिंग ऑटर सी प्लेन द्वारा संचालित की जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो वीडियो हो गई हमारी 30 मिनट की। तो गाइस हमारा जो टारगेट है 40 मिनट तक में ख़त्म करने का और दिन में 2 वीडियो लाने का। तो नेक्स्ट हमारा है देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों हेतु प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उसको मदद की जा सके। और 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 का शुभारंभ किया गया। और तो PMKVY 1.0 2015-16 के सफल कार्यान्वयन के बाद 2016 में हम इसका 2.0 वर्जन इसकी शुरुआत हुई। तो PMKVY 2.0 के तहत 2020 तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स से देखते हैं गाइस। इसमें लिखा है 15 जनवरी 2021 को जो इसका 3rd वर्जन जो है 3.0 का शुभारंभ किया गया। तो इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों को लॉन्च किया गया। PMKVY 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, वहीं PMKVY 3.0 के तहत जिला कौशल समिति के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। फिर लिखा है राज्य कौशल विकास मिशन के निर्देश में जिला कौशल समितियां कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिर आगे है आपका गाइस PMKVY 3.0 का उद्देश्य वर्ष 2020-21 के दौरान 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय से लगभग 8 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। फिर आपका लिखा है जो आपका ये वाली इस योजना के 2 घटक होंगे। क्या? केंद्रीय घटक, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। दूसरा है राज्य घटक, इसका कार्यान्वयन राज्य कौशल विकास मिशन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। तो इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र और राज्य घटकों के मध्य 75:25 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो गाइस यहाँ आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो वर्ष 1987 में भारत की प्रथम अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये 1750 किलोमीटर लंबी कहाँ से? हजीरा, फिर उसके बाद जाती है विजयपुर, फिर विजयपुर के बाद जगदीशपुर जाती है। तो यहाँ पे इसका नाम था HVJ पाइपलाइन। ठीक है, जो हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर इसमें लिखा है 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया राष्ट्र को समर्पित किया। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 450 किलोमीटर है। तो इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया और ये गैस पाइपलाइन जो है कोच्चि, कोट्टनाद, कन्नूर तथा मंगलुरु आदि के शहरों से होकर गुजरेगी। तो इस गैस पाइपलाइन से दक्षिण भारत के राज्य क्रमशः केरल और कर्नाटक लाभान्वित होंगे। तो इस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता कितनी है? 12 MMSC MD। ठीक है, तो वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, ये पाइपलाइन जो है कोच्चि यानी कि केरल स्थित LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और
पुनर्वसीकरण टर्मिनल यानी कि से मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटका तक क्या है प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। तो इस दौरान ये केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले से होकर गुजरेगी। तो इसमें लिखा है कुट्टनाड, पलक्कड़ जिला केरल। इस परियोजना का एक प्रमुख क्या है जंक्शन है और यहाँ से ये पाइपलाइन 2 शाखाओं में क्या विभाजित हो जाएगी। तो इसमें लिखा है एक शाखा जो है मंगलूर तक जाती है, जबकि दूसरी शाखा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, इरोड, सलेम, धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिले से होकर कहाँ बेंगलुरु तक जाएगी। तो कैसे अब लिखा है रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया और ये पाइपलाइन 1445 किलोमीटर लंबी एन्नोर, तिरुवल्लूर, बंगलुरु, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, फिर है मदुरई आपका तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 143 किलोमीटर लंबा खंड है। फिर इसमें लिखा है रामनाथपुरम थूथुकुडी पाइपलाइन की क्षमता 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गैस ये लास्ट पेज है, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ भी लिखा है आपका डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया यानी कि वेस्ट बंगाल में डोबी बिहार दुर्गापुर वेस्ट बंगाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो गैस इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है 348 किलोमीटर है और इसकी क्षमता कितनी लिखी है यहाँ पे लिखी है 8 mm SCMD है और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का ये अंग है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार और झारखंड के 10 जिलों को भी लाभान्वित करेगी। और गैस लिखा है ये पाइपलाइन जो है वेस्ट बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। ठीक है, ये 11 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन मतलब इसका निर्माण इसके सृजन हेतु हुआ है। तो इस पाइपलाइन का निर्माण जो है आपका कितने 2400 करोड़ रुपए की लागत से गेल इंडिया लिमिटेड है गैस उसके द्वारा किया जा रहा है। फिर लाइट हाउस परियोजना की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की क्या है आधारशिला रखी और ये परियोजना 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का क्या उपयोग करके पूरी किया गया इसे पूरा। लाइट हाउस परियोजना जो है केंद्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये मॉडल जो है आवासीय परियोजना है। ठीक है, इसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और पारिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत, भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मकान बनाए जाएंगे। तो इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया के तहत शुरू किया गया है। फिर है LHP के तहत अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तराखंड, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु के मकान बनाए जाएंगे। तो इस परियोजना के तहत उपरोक्त राज्यों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 मकानों का निर्माण होगा। तो 6 अलग अलग स्थानों के लिए चयनित 6 विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं प्रस्तावित मकानों की संख्या निम्न सारणी के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है LHP स्थान, फिर चयनित प्रौद्योगिकी, फिर प्रौद्योगिकी से संबंधित देश हो गया आपका प्रस्तावित मकान की संख्या कितनी है। तो गाइस पहला लिखा है अगरतला त्रिपुरा में, तो यहाँ पे लिखा है लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम एंड प्री इंजीनियर स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है संबंधित देश, मतलब इसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित देश कौन सा है न्यूजीलैंड, और मकानों की संख्या कितनी होगी 1000 होगी। फिर वही उसी तरह हम देखेंगे रांची झारखंड में गए 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, जर्मनी है, और यहाँ पे लिखा है कितने मकान होंगे 1008। फिर लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश पी फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम है, जो कि संबंधित देश कौन सा है चीन है, और कितने मकान 1024। लखनऊ उत्तर प्रदेश में PVC स्टे इन प्लेस वर्क फ्रेमवर्क सिस्टम, तो कहाँ से गए संबंधित देश से आपका कनाडा, और कितने मकान है 1040। ठीक है, फिर राजकोट गुजरात का गए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा संबंधित देश है आपका फ्रांस है, और कितने मकान है 1144। तो चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो फिनलैंड संबंधित देश फिनलैंड अमेरिका है, और कितने मकानों की बात है यहाँ पे 1152 यानी कि 1152। इसमें लिखा है
LHP के तहत मकानों का निर्माण अधिकतम 12 महीने में पूर्ण करना होगा। ठीक है, तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 के निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है 2019-20 को। तो निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंग के रूप में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर क्या है एक प्रमाणन पाठ्यक्रम नवरीति को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो गाइस यहाँ पे नवरीति जो है आपका नवरीति की यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइए। गाइस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस अब नेक्स्ट हम जो है पार्ट लाएंगे, ठीक है, इसी के आगे का लाएंगे नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा जो। ठीक है गाइस, मेरा टारगेट है एक दिन में आपकी 2 वीडियोस लाना और क्या कहते हैं 10, 11 या 12 दिन में इस पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कराना है। तो गाइस जुड़े रहिए वीडियो मतलब जो है हमारे साथ। तब तक अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।